चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। देखो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? अलग अलग कंपाउंड को हम डिफरेंट रेशो में जब कंबाइन करते हैं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। अब इस पिक्चर को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं। यहाँ पर क्या है, एक साइड पर गन्ने का जूस बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जूस बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? गन्ना यूज करेंगे, उसमें मिंट डाला जाएगा, लेमन डाला जाएगा, ठीक है, सॉल्ट या स्पाइसेस डाले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट चीजों को मिक्स करके आपने जूस तैयार कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सेकंड साइड पे ऑब्जर्व करोगे तो कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो है बेसिकली वो किस पर बेस्ड है? इस कंपाउंड को, जो भी हम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है, उनके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कैसे करें। देखो डिफरेंट टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर जो है इनको जो विजुअली जो हम ऑब्जर्व कर सकते हुए हैं उसके अकॉर्डिंग रखा गया। तो फर्स्ट जो होता है हमारा वो है होमोजीनस मिक्सचर और सेकंड वन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। देखो होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और जीनस मतलब टाइप। टाइप रख लो या काइंड रख लो, तो जिसमें सेम टाइप का जो दिखे विजुअली उसमें हम कहेंगे कि ये होमोजेनस मिक्सचर है। जैसे आप यहाँ पर ये बीकर देखो, ऑब्जर्व करो, बीकर में आप क्या देख रहे हो? ये जो इसके अंदर लिक्विड कंपोनेंट रखा गया, एक्चुअल में ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, लेकिन ये दिखने में विजुअली हमें क्या लग रहा है? एक ही चीज लग रही है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर, राइट। दूसरा, इसे सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? हम लेमनेड वगैरह बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, शुगर प्लस वाटर, और आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो वाटर के साथ ही सारी चीजें डिजोल्व होकर सेम कलर दें। एयर, ठीक है, एयर इज द कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, जिसमें हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, जितने भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है? CO2 डिजोल्व होता है। ठीक है, तो गैस जो है वो वाटर में डिजोल्व होती है। तो ये भी क्या, और लुक वाइज क्या लगता है हमें? क्या कोई कंपोनेंट सेपरेट नजर आता है? नहीं, हमें एक ही जैसा नजर आता है पूरा का पूरा मिक्सचर। ठीक है, तो इस तरह के मिक्सचर को किस कैटेगरी में रखा गया? होमोजीनस कैटेगरी या फिर सॉल्यूशन। नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें हेट्रोजेनस मिक्सचर। देखो होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो यानी कि इसमें जो कॉम्पोजिशन हमें ओवरऑल देखने को मिलेगा उसमें हम कंपोनेंट अलग अलग इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए इसे हेट्रोजेनस कहा गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल प्लस वाटर। ठीक है, चौक, चौक पाउडर जो स्कूल में यूज किया जाता था पहले, अब तो स्मार्ट बोर्ड्स हो चुके हैं। चौक प्लस वाटर। और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? सैंड प्लस वाटर। तो इन सब, ये सारे वो एग्जाम्पल है जिसमें कि चौक हो गया, सॉइल हो गया, सैंड पार्टिकल्स हो गए, ये कभी भी पूरी तरह से इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। आप इनके पार्टिकल्स को इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो। और जब थोड़ी देर इसे डिस्टर्ब ना किया जाए तो क्या होता है कि ये सारे पार्टिकल्स फ्लास्क के या फिर आपके बीकर के बॉटम में जाकर सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मिक्सचर क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर। एक और एग्जांपल है लाइक ऑयल। ऑयल क्या होता है? वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, अगर एक बीकर में ऑयल ले लो आप और उसमें अगर आप वाटर ऐड कर देते हो या वाटर पर ऑयल ऐड करोगे तो क्या होगा? आप ऑब्जर्व करोगे वाटर जो होगा बॉटम में सेटल हो जाएगा, जबकि ऑयल जो होगी वो अपर लेयर में आकर फ्लोट करती है। ठीक है, तो ये मिक्सचर भी क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर। चलो अब इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं और इसे डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है जिसमें कि 3 डिफरेंट टाइप के बीकर्स यूज किए गए, ए बी एंड सी लेबल किया गया है। ठीक है, और हर एक बीकर में कितना वॉल्यूम लिया गया है लिक्विड का? 50 ml। ठीक है, तो इसमें कॉमन सॉल्ट यूज किया गया 50 ml ऑफ वाटर के साथ। तो ए वाले में हमारा क्या है? कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट। ठीक है, बी वाले में इन्होंने क्या यूज करा है? तो बी में आप ऑब्जर्व करो 50 ml वाटर के साथ यहाँ पे चॉक पाउडर है, राइट। और थर्ड जो सी वाला है, ठीक है, प्लस 50 ml ऑफ H2O। सेम इसमें भी प्लस 50 ml ऑफ H2O। ठीक है, और इसमें यूज किया गया है मिल्क प्लस 50 ml ऑफ H2O। ठीक है, सबका जो वॉल्यूम है वो हमने यहाँ पर सेम लिया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक लेजर लाइट पास की जा रही है। ठीक है, और ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो सामने वाली वॉल है, जब ये लेजर लाइट इस सॉल्यूशन से पास होती है, ठीक है, जब इस सॉल्यूशन से ये लेजर लाइट पास हो रही है तो सामने वाले वॉल पे जो आपको ये बीम की रिफ्लेक्शन दिख रही है वो किस तरह की दिखेगी?
तो अगर हम ए की बात करें तो ए से हमें क्या है, सिंपल सा एक डॉट मिल रहा है जो कि लेजर लाइट से मिलता है जब लेजर लाइट पास होती है तो, और जिस भी ऑब्जेक्ट से वो टकराती है वहां पर वो डॉट बनाती है। ठीक है, इस वाले केस में आप क्या देख रहे हो, जहां पे हमने चॉक पाउडर यहाँ पे बीकर में दिया हुआ है वहां पर जो बीम है वो काफी बड़ी है। लेकिन अगर हम सी में कंपेयर करें तो ये बीम क्या है, बी के कंपेरेटिवली छोटी है बट ए के कंपेरेटिवली काफी बड़ी है। बीम की स्कैटरिंग यहाँ पर देख ली। इसके अलावा यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच बीकर इफ यू लीव देम अनडिस्टर्ब। देखो अनडिस्टर्ब अगर आप छोड़ देते हो तो इसमें जो पार्टिकल आपने सॉल्ट के डिजोल्व किए हैं, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली पूरी तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ठीक है, हर जगह पे इनके जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, आयंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये जो है हमारा होमोजीनस मिक्सचर है। तो इसमें जिस पार्टिकल को हमने डिसॉल्व करा है वो बॉटम में सेटल नहीं होगा। दूसरा, हमने चॉक पाउडर करा है, क्योंकि चॉक पाउडर जो है उसके पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा होता है और ये इसमें डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप इसे अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स बॉटम में जाकर सेट हो जाएंगे। सी की बात करें जहां पर हम मिल्क, अब देखो वाटर में जब आप मिल्क ऐड करते हो तो क्या होता है, पहले वाटर जो होता है उसका कलर क्या होता है, बिल्कुल कलरलेस होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने उसमें मिल्क ऐड कर दिया, मिल्क ऐड करते ही ये हल्का सा व्हाइटिश कलर देता है। वो व्हाइटिश कलर किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मिल्क, है ना, कि मिल्क के जो पार्टिकल्स थे वो इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसलिए वो व्हाइटिश सा कलर आ गया। लेकिन अगर आप इसे अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो क्या आपको मिल्क के पार्टिकल सिर्फ नीचे मिलेंगे कि नीचे सारा मिल्क है और ऊपर सारा पानी है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें पार्टिकल्स जो है बॉटम पे सेटल नहीं होंगे, ए में भी नहीं होंगे बट बी में हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस आपने क्या देखा कि आपने बीम ऑफ लाइट जब पास करी है तो ये क्या है, डायरेक्टली पास हुई है, डिस्टर्ब नहीं हुआ और बीम ऑफ लाइट सेम बनी है। बट हम बी की बात करें तो यहाँ पर हमें बीम ऑफ लाइट बहुत बड़ी मिल रही है, और सी की बात करें तो यहाँ पर भी हमें बीम की रिफ्लेक्शन बहुत बड़ी मिल रही है। देखिए नेक्स्ट है, ये भी मतलब छोटी छोटी सी चीजें पर इससे बेस्ड आपकी न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, कि आप अगर ये जो सेटअप रखा था हमने तीनों का, ठीक है, तीनों बेकर का, अगर इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया आपने, या फिर अगर आप इसे फिल्टर पेपर से पास करते हो, कि एक फनल लिया आपने, ठीक है, फनल में आपने अपना फिल्टर पेपर सेट किया, यहाँ पे आपने बेकर अपना लगा लिया, और अगर आप इसे फिल्टर पेपर में डालते हो इस लिक्विड को, तो क्या होगा, क्या आपको उस फिल्टर पेपर में कुछ भी बचा हुआ मिलेगा? जैसे मम्मी अगर चाय बनाती है, चाय को छानती है, तो क्या मिलता है आपको चाय छानने पर? स्टेनर में आपको चाय पत्ती मिलती है ना, ठीक है, चाय पत्ती के सारे पार्टिकल्स मिल जाते हैं। तो वो जो चाय है वो भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर ही है जिसमें आपको चाय पत्ती के पार्टिकल। लेकिन जब इसमें देख रहे हो हमें किसी भी तरह के पार्टिकल विजिबल नहीं हो रहे हो, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डिसॉल्व हो गए, तो यहाँ पर फिल्टर पेपर से स्टेन करने पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं उसके साइज से भी छोटे हैं। ठीक है, तो वो इजिली फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, और यहाँ पर हमें फिल्टर पेपर में रेसिड्यू यानी कि बचा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, रेसिड्यू का मतलब होता है कि जब आप स्टेन करते हो और जो स्टेनर में या फिल्टर पेपर में आपके कुछ बच गया उसको रेसिड्यू कहते हैं। बी में क्योंकि वो चॉक पाउडर है, बॉटम में भी सेटल होते हैं, पार्टिकल भी बड़े बड़े हैं, आंखों से दिख जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपको बताओ, रेसिड्यू मिलेगा या नहीं? एग्जैक्टली मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब सी है, मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो अगर पानी में अगर आप दूध मिला देते हो और उसे अगर आप छानोगे तो क्या आपको रेसिड्यू मिलेगा? एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में रेसिड्यू नहीं मिलेगा, इस केस में भी रेसिड्यू नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो बी वाला केस है इसमें हमें रेसिड्यू मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पूछा गया कि आपको क्या फील हो रहा है कि सारे के सारे मिक्सचर सेम है या डिफरेंट है? ऑब्वियस है, आपने तीनों की प्रॉपर्टी देखी, तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग शो कर रही है। जब हम लेजर बीम पास कर रहे हैं, जब हम इनके पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर तीसरा क्या है, जब हम इसे फ्लेम जो है, तीनों की प्रॉपर्टी कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिली। इसका मतलब ए बी और सी तीनों ही डिफरेंट टाइप के मिक्सचर हैं। इसे आगे हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है इसमें हमारा सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा, होमोजेनस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर, जो होमोजेनस मिक्सचर्स है जिसमें हमने जिस चीज को हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है,
यानी कि पहले हमने क्या देखा था, हाँ वाटर में ये अगर इस बीकर में मैंने वाटर लिया है तो वाटर में हम क्या डिसॉल्व कर रहे थे, NaCl, सॉल्ट, राइट। तो देखो वाटर हमने वहां पर क्या लिया था, 50 ml लिया था, और उसमें अगर मान लो कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट आप डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो जो लेजर अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है, या फिर वो चीज जिसे हमें डिसॉल्व करना है, द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। ठीक है, तो जिस सब्सटेंस को हमें डिसॉल्व करना है वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्यूट। और जिसमें डिसॉल्व करना है, ठीक है, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द सॉल्यूट। ठीक है, तो ये मेरा सब्सटेंस है, वाटर है, दैट डिसॉल्व NaCl, तो ये क्या कहलवाएगा मेरा यहाँ पर, सॉल्वेंट। ठीक है, और ये क्या है मेरा, सॉल्यूट, ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा भी हमने क्या पढ़ा था, मिल्क, सॉरी वो होमोजेनस मिक्सचर में नहीं था, आपने पढ़ा विनेगर, ठीक है, प्लस वाटर, ये भी क्या है हमारा, विनेगर प्लस वाटर क्या कहलाएगा, होमोजेनस मिक्सचर। इसके अलावा और क्या थे होमोजेनस मिक्सचर में, CO2 प्लस वाटर। ठीक है, इसके अलावा और भी होता है लाइक एसीटोन प्लस वाटर। ठीक है, और कुछ भी आप बता सकते हो, एल्कोहल प्लस वाटर। ये सारे के सारे किस टाइप के कहलाएंगे, होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि विजुअली जब आप इसे देखोगे तो आप जो है जो कॉम्पोजिशन बना है उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते, या किसी भी तरीके से पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, सेम कॉम्पोजिशन बनाते हैं, इसलिए ये होमोजेनस मिक्सचर है। और जो कम अमाउंट में होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट यानी कि जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो कहलाता है सॉल्वेंट। अब सब में बता सकते हो मुझे कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, चलिए अब मैं सब में सॉल्यूट पूछती हूँ, तो नेक्स्ट जो दूसरा होगा वो तो ऑब्वियस है सॉल्वेंट होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सॉल्यूट क्या है हमारा, विनेगर। ठीक है, CO2 और H2O की बात करें तो हमारा क्या है, CO2। एसीटोन और वाटर की बात करें तो एसीटोन, एल्कोहल और वाटर की बात करें तो एल्कोहल। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगे, हमारी सॉल्यूट। और जो दूसरा है जिसमें हम इसे डिसॉल्व करना है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, देखो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर ORS, बचपन से आपने इसका नाम सुना होगा, क्योंकि बच्चों को जब भी दस्त, उल्टी या इस तरह की शिकायतें आती हैं, ठीक है, लूज मोशन हो जाते हैं, वॉमिटिंग होती है, तो इन सब केसेस में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम योर बॉडी, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, डिहाइड्रेशन की शिकायत होने लग जाती है, बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, मिनरल लॉस होता है इसकी वजह से। ये जो सिचुएशन थी ये बहुत ज्यादा वर्स हुई थी ड्यूरिंग द 1971, जब कि बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान से अलग हो रहा था। ठीक है, तो जो रिफ्यूजी कैंप थे जहाँ पे लोग रह रहे थे वहां पर इतनी गंदगी की वजह से, क्योंकि कॉलरा और जो डायरिया जैसी बीमारी होती है वो गंदे पानी की वजह से होती है, तो गंदगी की वजह से वहां पे कॉलरा और ये देखो डायरिया जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा फैल गई थी, जिसमें जो लोग थे रिफ्यूजी थे उनकी बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था। तो जो महान साइंटिस्ट हैं इंडिया के, महान इसलिए कह रही हूँ कि इसका रीजन बहुत बड़ा है। देखिए इंडियन पेडियाट्रिशियन है, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम था जिन्होंने डेवलप किया था, दिलीप महालनबिस। ठीक है, इन्हें WHO ने भी इसे रिकमेंड किया हुआ है ORS को। ये जो था बहुत ही कम, यानी कि आप ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर थी, और हर कोई कैपेबल था कि इसे खुद बना सकता है। और करना क्या था, इन्होंने बस पिंच ऑफ सॉल्ट लिया प्लस वाटर लिया। ठीक है, उसमें जितना आपने सॉल्ट लिया उसके 3 टाइम्स इसमें शुगर ऐड करना था, बस। ये सॉल्यूशन जो था बॉडी को वाटर लॉस से बचाता है। लोग क्या करते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, बहुत सारा शुगर ऐड करते, नहीं, बहुत सारा शुगर नहीं ऐड करना, थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, उसका 3 टाइम शुगर लेना है, और बहुत सारा मतलब 1 लीटर के आसपास पानी लेना है। और इस सॉल्यूशन को कहा गया ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये कंटेंट ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, चाहे वो सॉल्ट हो या शुगर हो, अगर सॉल्ट बहुत ज्यादा होगा तो भी ORS इफेक्टिव नहीं होगा, अगर शुगर बहुत ज्यादा होगा तो भी ORS इफेक्टिव नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड भी आपको MCQ आ सकता है कि ORS का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होना चाहिए। तो याद रखना, सॉल्ट जो है वो लेस अमाउंट में, अगर मान लो कि मैं 10 ग्राम सॉल्ट यूज कर रही हूँ, तो सोचो शुगर कितना होगा,
शुगर जो होगा वो ऑलमोस्ट 30 ग्राम के आसपास होगा। और वाटर इसमें कितना होना चाहिए, वाटर कितना होना चाहिए, 1 लीटर। ठीक है, तो इस कॉम्पोजिशन का उन्होंने ओआरएस बनाया था, जो कि बहुत इफेक्टिव था टू रिकवर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो देखो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, सबके लिए कैपेबल है, कोई भी आसानी से बना सकता था, और इसका इफेक्ट बहुत ही पॉजिटिव। तो ये जो टर्म मैंने समझा ये क्या है, ये एक्चुअल में कंसंट्रेशन ही है। ठीक है, चलो अब आगे हम इसमें और भी चीजें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा, हम इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हाउ डू वी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पर इन्होंने दिया गया है, इट सेव्स मिलियंस ऑफ लाइफ आफ्टर वर्ल्ड हेल्थ रिकॉग्नाइजेशन पॉपुलराइज इट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसे तो रिकॉग्निशन मिलना ही चाहिए ऐसे कामों पे। फर्स्ट हमारा आता है जब हम कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मिल्क पाउडर का पैकेट है, यहाँ पर क्या दिया, एवरेज पर 100 ग्राम, और जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उन सबका यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कि पर 100 ग्राम आपको कितना न्यूट्रिएंट इसमें कौन सा और कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, वहां आपने सॉल्वेंट पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, सॉल्यूट दैट गेट डिसॉल्व। ठीक है, सॉल्वेंट दैट डिसॉल्व सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो डिसॉल्व करता है सॉल्यूट को, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। तो ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे और जो हमें फिर अपना जो मिक्सचर मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, हमें उसका मास लेना है, राइट। और परसेंटेज के लिए आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, लोअर क्लास से ही करते आ रहे हो। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत ही इजी है, आई थिंक इसे आप ऑलरेडी बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, क्या है यहाँ पे दिया हुआ, 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट है। ठीक है, ये देखो क्या है यहाँ पर, 10 ग्राम सॉल्ट है, dissolve in 90 gram of water, calculate the mass by mass percentage of the solution formed। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना, ये 90 ग्राम ऑफ जो वाटर दिया है वो एक्चुअल में है क्या, आपका सॉल्वेंट है, और हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, सॉल्यूशन। और 10 ग्राम जो है जिसे डिसॉल्व करना है वो क्या कहलाएगा, मेरा सॉल्यूट। अब आपको सॉल्यूट पता चल गया, सॉल्वेंट पता चल गया, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो। ठीक है, सॉल्यूट कितना है मेरा, 10 ग्राम। सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, जब ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। सॉल्ट जबकि यहाँ पर क्या है मेरा, सॉल्यूट, और H2O क्या है मेरा, सॉल्वेंट। हर केस में जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट आपका वाटर ही हो, हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसलिए इन टर्म्स को ध्यान रखना है, ये नहीं याद रखना कि हाँ भी वाटर में डिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। चलिए, तो ये 10 है, ये 90 है, 10 प्लस 90 कितना हुआ, 100। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, कैंसिल आउट हो गए, क्या आपके पास आया, 10%। ठीक है, तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन आपको आता है तो आप ऑलरेडी बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, राइट। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से कर लो, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमें कंसंट्रेशन का टर्म निकालना है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो मास जो है हमारा, ये वाला टर्म जो आप देख रहे हो ना, ये किसके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूट के लिए, और जो वॉल्यूम होगी वो सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे m की जगह आपको w भी आ सकता है, वेट भी लिखा आ सकता है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को, और ये किसको करेगा, सॉल्वेंट को। और जब दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, 100 ml जो है ये विनेगर की बॉटल है जो हम मार्केट से परचेज करते हैं, इसमें एसिटिक एसिड है कितना, ओनली 5%। ठीक है, तो ये 5% आपको कैसे पता चलेगा कि 5% मतलब कितना एसिटिक एसिड है, अगर हमें निकालना पड़े तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या है, पहले हमने क्या पढ़ा था, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे मास नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम हमें ऑलरेडी दे रखी है 100 ml। ठीक है, मास कितना है वो हमें नहीं पता, परसेंटेज इन्होंने कितनी बताई भाई, 5% है। ठीक है, इनटू कर दो 100 से,
पता चल जाएगा आपको। 100 से 100 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 5 ग्राम्स। तो यानी कि इसमें कितना एसिटिक एसिड मिला हुआ है, 100 ml जो है वाटर। ये जो 100 ml है यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये सॉल्यूशन में वाटर है, ठीक है। तो इसमें एसिटिक एसिड का अमाउंट कितना हुआ आपका 5 ग्राम। सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो परसेंट था तो हमने इसका जो है सॉल्यूट का वेट कितना था वो निकाल लिया। अब इसी एग्जाम्पल में आपके सॉल्यूट का वेट 5 ग्राम दिया है तो परसेंट कितनी निकली है 5%। 5 सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 है, इंटू 100 कर दोगे, 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 5%, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब पहले हमने 2 बार क्या लिया, मास ऑफ सॉल्यूट, अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि दोनों ही लिक्विड के फॉर्म में। इसके लिए एग्जांपल क्या, परफ्यूम हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, जैसे विनेगर हो गया, ठीक है। तो इन सब चीजों में हम दोनों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूज कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 1 ml, ठीक है, 1 ml लिक्विड दिया हुआ पेस्टिसाइड, इसे हमें वाटर में मिक्स करना है, 100 ml का सॉल्यूशन हमें तैयार करना है। अब आपको क्या बताना है, इसकी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सिंपल है, 1 करोगे, 100 का सॉल्यूशन बना रहे हो, 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज के लिए, आंसर क्या आ गया 1%, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो, आप अगर इस बॉटल को ऑब्जर्व करो, ये भी सलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें सोडियम क्लोराइड, लास्ट वाला जो हमने वो ग्लूकोज से रिलेटेड पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक मिला हुआ है। यहाँ पे बॉटल कितनी है 500 ml की, लेकिन परसेंटेज यहाँ पे कितना दिखा रहा है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। और यहाँ पर आप देखो ऑब्जर्व करो क्या लिखा है, ईच 100 ml ऑफ कंटेन 0.9 ग्राम, ठीक है। तो 0.9 ग्राम किस में है, 100 ml से, 100 से कर दो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई, आंसर क्या आया 0.9%, ठीक है। आई होप कि आपको कंसंट्रेशन अब कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। चलिए अब कंसंट्रेशन से रिलेटेड हम पॉज एंड पॉन्डर के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टैल्कम पाउडर है जिसमें जिंक ऑक्साइड हमें कितना दिया हुआ है 4%, राइट। और इसमें क्या है कि जो टोटल हमें टैल्कम पाउडर का वेट कितना दिया है 300 ग्राम्स। हमें क्या निकालना है कि हाउ मच जिंक ऑक्साइड, यानी कि ग्राम्स में उसका कितना वेट यहाँ पर, क्योंकि m/m, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सोल्यूशन हमें दिया हुआ है। तो वो क्या, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या निकलना है, ग्राम्स में जिंक ऑक्साइड निकालना है। फॉर्मूला याद करो, मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। मास ऑफ, रिपीट करते जाओ मेरे साथ, मास ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। परसेंटेज के लिए क्या करना होता है, इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है हमें 300 ग्राम्स, ठीक है, इनटू 100। और परसेंटेज हमें कितनी दी हुई है कि जिंक ऑक्साइड कितने परसेंट है इसमें 4%, यहाँ लिख दो आप 4। 100 से ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 3 क्या होगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में आके मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12। तो 12 ग्राम हमें क्या मिला x, जो किसकी वैल्यू है जिंक ऑक्साइड की, ठीक है। तो 300 ग्राम जो टैल्कम पाउडर बना है इसमें कितना अमाउंट है जिंक ऑक्साइड का 12 का, ठीक है। और 288 ग्राम जो है वो अदर थिंग्स है। तो आपको कॉम्पोजिशन का मतलब समझ में आ गया कि कौन सी चीज की वैल्यू कितनी है किसी मिक्सचर में, ठीक है, उसका परसेंटेज निकालना या फिर इन टर्म्स ऑफ उसका मास, वेट या वॉल्यूम निकालना, यही आपका कंसंट्रेशन टर्म होता है। और ये कॉम्पोजिशन जरूरी क्यों है, ये जरूरी इसीलिए होते हैं क्योंकि कुछ जो कंपोनेंट होते हैं वो एक अपनी मतलब फिक्स अमाउंट, ठीक है, चाहे वो लो अमाउंट हो या हाई अमाउंट हो, जो अपने फिक्स अमाउंट पर ही वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, वर्किंग होते हैं। इसलिए कॉम्पोजिशन, ये मिक्सचर इतने अमाउंट में तैयार किए जाते हैं और कंसंट्रेशन जो है आपको शो किया जाता है। सेकेंड न्यूमेरिकल देखो, सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या है कि मदर जो है एक बॉटल ऑफ जूस दे रही है, कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा है, सिर्फ उसमें जूस है, ठीक है। क्या है इसमें, ओनली जूस,
कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि वो ही चीज सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, उसके अंदर कुछ और नहीं किया गया है। अब ये जो कंसंट्रेटेड जूस है इसे वो दे रही है मिक्स करने के लिए कि वाटर में मिक्स करो और सर्व करो किसको, जो उसके घर में बच्चे के, आपके घर में जो आपके फ्रेंड्स वगैरह आए हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आपने कितना लेना है उसमें से, जो ये जो कंसंट्रेटेड जूस है सिर्फ 2 टेबल स्पून लेना है, ठीक है। और इसे किस में मिलाना है, वाटर में आपने मिक्स कर देना है, ग्लास टम्बलर में। अब जब हमने कंसंट्रेशन तैयार किया है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 टेबल स्पून का वॉल्यूम कितना है, तो कितना दिया उन्होंने 15 ml, और 1 टम्बलर में कितना वॉल्यूम जूस बन रहा है, तो 150 ml। दोनों टर्म मिल गए आपको, ठीक है। 1 टेबल स्पून जूस वॉल्यूम, ठीक है, 15। तो 2 टेबल स्पून के जूस का वॉल्यूम कितना होगा, 5 to 15 को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 ml। बिल्कुल बेसिक से आप लोग, ठीक है। टम्बलर में जब मिक्स हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ टम्बलर कितना है, वॉल्यूम ऑफ टम्बलर जो है हमारा वो कितना है, 150 ml। अब आपको टम्बलर का भी पता चल गया कि 150 ml आ रहा है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो बना ये किसका बना, जो सॉल्यूशन का बना, ठीक है। और ये जो है वो आपका क्या है, जो 30 ml आपने लिया इस टम्बलर में डालने के लिए, तो ये क्या है आपका सॉल्यूट। फॉर्मूला याद करो, ये भी आपका ml है, ये भी आपका ml है, तो क्या आएगा कंसंट्रेशन, हम किस टर्म में निकालेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, राइट। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिया है परसेंटेज, हम भी इसे शॉर्ट फॉर्म में निकाल देते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो सबकी वैल्यू पुट करो, सॉल्यूट कितना है, 2 चम्मच डाले थे तो 30 ml बना था, सॉल्यूशन टम्बलर में कितना तैयार हुआ था, 150 ml। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं जी, 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 30 को 2 पर कैंसिल करेगा, 10 2 जा 20, तो कितने परसेंट आया इसमें, 20%। जो ऑरेंज जूस का कंसंट्रेशन आया वो कितना आया, 20%। यानी कि अगर पूरा ग्लास, ठीक है, ये जूस का मेरा पूरा ग्लास है, तो इसमें कितना है, 20 पार्ट जो होगा वो जूस का है, ऑरेंज जूस है, और जो 80 पार्ट हुआ वो क्या है, मेरा वाटर है। ये होता है कंसंट्रेशन। लास्ट पार्ट देखते हैं। अब क्या है, न्यूमेरिकल जो है ना आपको समझ के करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विनेगर है जो कि एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जा रहा है, ठीक है, ऐड किया जा रहा है किसमें, और बनाया क्या जा रहा है, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड, ठीक है। जो आपने पहले इसका डायग्राम दिया हुआ था विनेगर बॉटल का, उसमें लिखा हुआ था 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड, ठीक है, या फिर मास बाय वॉल्यूम दिया होगा, होता कितना है, ये 5% होता है। नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है वो 100% एसिटिक एसिड है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। पता है इसे ग्लेशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल व्हाइटिश सा, इसलिए इसे ग्लेशियल कहते हैं, ठीक है। ये कितना है, 100% है। मुझे बनाना क्या है, इफ यू वांट टू मेक विनेगर फ्रॉम ग्लेशियल एसिडिक एसिड हाउ वुड यू प्रोसीड। देखो ध्यान से समझो, अगर कोई चीज अपने आप में 100 है, ठीक है, उसमें से उसका 5 पार्ट जो है वो क्या है, निकाल दिया, तो कितना पार्ट बचा। अगर मुझे कोई चीज है वो 100 बनानी है, उसमें से 5 पार्ट जो है वो एसिटिक एसिड बनाना है, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो जो 95 पार्ट बचा वो क्या होगा, मेरा वाटर होगा, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 100 पार्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 5% मेरा एसिटिक एसिड होगा तो 95% जो मैंने सॉल्यूशन अपना तैयार किया है 100 ml में, वो क्या होगा, मेरा वाटर होगा। तो अगर आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड में से 5 ml, अगर मान लो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात हो रही है, तो 5 ml में क्या करूंगी, ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लूंगी, ठीक है, और उसको किस में ऐड कर दूंगी, 95 प्लस 5, यानी कि अगर मैं 5 ml एसिटिक एसिड लेती हूँ उसमें 95 ml में वाटर ऐड कर दूंगी, तो टोटल कितना बन जाएगा मेरा वॉल्यूम सॉल्यूशन का, 100 ml, ठीक है। तो 5 बाई 100 इंटू 100 कर लो,
100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, कितने परसेंट का बन गया? 5%। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए आपको समझाया था, राइट। अगर कोई भी चीज अगर अपने आप में कहे कि भाई ये तो पूरी चीज, अगर किसी चीज का मिक्सचर है, कॉम्पोजिशन बना हुआ है, ठीक है, और जिस चीज को हमने मिक्स किया है सॉल्वेंट में वो 30% है और ये पूरा सॉल्यूशन बन गया, तो ऑब्वियस है दूसरी चीज उसमें कितनी अवेलेबल होगी? 70% ही तो होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आएंगे, बस आपको यही चीज ब्रेन में रखनी है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, परसेंट को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, और फिर सिंपल सा फॉर्मूला, एक भी फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आप बाकी के तीनों फॉर्मूले अप्लाई इजिली कर लोगे। नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी आप लोगों को पहले ही पता है क्या होता है कि हम मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपने फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। मीन्स कि अगर मान लो एक बीकर में आप 100 ml, ठीक है, 100 ml क्या ले रहे हो? वाटर ले रहे हो, तो इसमें आप कितना सॉल्यूट अब ऐड कर सकते हो मैक्सिमम? ठीक है, तो जितना वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आपने इसमें ऐड करा है और इसके बाद अब ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। याद रहेगा। और उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि इसमें अब आप बिल्कुल भी सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो सकता है उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी देखो, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन ये सबके केस में नहीं होता, ये किसके केस में होता है? ओनली लिक्विड्स के। ठीक है, कि जब आपका सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है? आपका लिक्विड है, तो उस केस में ये सही है। लेकिन अगर आपका सॉल्यूट, यहाँ पे आपका सॉल्यूट क्या? सॉल्वेंट आपका लिक्विड है और सॉल्यूट क्या है? आपका सॉलिड, तो उस केस में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी जो होती है वो इंक्रीज करने लगती है। यानी कि सैचुरेशन पॉइंट के बाद सॉल्यूशन को उसने क्या कहा कि और डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इसे हीट कर दूं, बर्नर पे रखूं मैं इसे और हीट कर दूं, तो अब मैं इसमें और सॉल्यूट डालूंगी और वो भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, इसे आप मार्क कर लो कि जो सॉलिड सॉल्यूट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर आपका जो सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट क्या है? आपका लिक्विड गैस है, ठीक है, और सॉल्वेंट जो है आपका वो लिक्विड है, तब क्या होता है? ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो आप इस तरह से छोटे छोटे मार्क अपनी बुक में, एनसीईआरटी में नोट करते रहा करो ताकि फाइनल्स में फटाफट रिवीजन करने में बहुत हेल्प रहती है। टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफ के थ्रू हम सॉल्युबिलिटी कैसे शो करते हैं। अब इस ग्राफ में देखो दिया गया ये एक सॉल्युबिलिटी कर्व है। कर्व मतलब ये जो आपकी लाइंस दिख रही है ना, इसी को आप कर्व बोलते हो। इसमें दो कंपाउंड आपको दिए गए, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। ठीक है, एज अ सॉल्यूट जो हम सॉल्यूशन बनाते थे उसमें क्या होता था? सॉल्वेंट होता था और सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट ऐड करते थे। यहाँ पे सॉल्वेंट के फॉर्म में आपको क्या दिया गया? 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, और सॉल्यूट क्या दिया हमें? कंपाउंड ए, और दूसरा हमें सेम 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमें दूसरा सॉल्यूट क्या दिया गया है? कंपाउंड बी। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर भी दिया गया है 0 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस। देखो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर शो किया गया है और वाई एक्सिस पे हम अलग अलग टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कंपाउंड ए हम कितना डिसॉल्व कर सकते हैं और कंपाउंड बी हम कितना डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे और इसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी कर्व। चलो अब इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर फिलअप्स दिए गए हैं जिससे हमें ये ग्राफ और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ए कंपाउंड, ठीक है, ये वाला है। अब 20 डिग्री कहाँ पर है? ये रहा। इसकी सॉल्युबिलिटी देखो, चेक करो।
कितनी आएगी, रीड कर सकते हो। देखो इनको रीड कैसे करते हैं, अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है, 50 ग्राम का। टोटल लाइंस कितनी होती हैं, 1 2 3 4 और ये फिफ्थ, ये खुद हो गया। तो हर एक लाइन कितना ग्राम शो कर रही है वाई एक्सिस पे, 10 ग्राम। ठीक है, एक यूनिट जो है वाई एक्सिस पे वो कितना शो कर रही है आपका, 10 ग्राम्स। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे जो पूरा यहां से यहां तक है, और एक्स एक्सिस पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपका एक जो ये वाला बॉक्स है वो कितना शो कर रहा है, एक लाइन कितना शो करेगी, 5 लाइन है ना, तो 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें 1 यूनिट कितना शो कर रही है, 2 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आ गया। अब देखो अब इसे रीड कैसे करेंगे हम, उसके बाद अब जब आप कर रहे हो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये रही मेरी थर्ड लाइन। ठीक है, और ये है मेरी फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन से ये जस्ट नीचे है, जस्ट नीचे है यानी कि 40 डिग्री से जस्ट नीचे है थोड़ा सा, तो मैं मान सकती हूँ ये 38 ग्राम के आसपास है। 40 के थोड़ा सा नीचे है, 50 तक नहीं गया। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर वो कह रहा है इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। अब 60 डिग्री सेल्सियस पे देखो क्या है, ये 50 ग्राम को क्रॉस कर गया ऊपर और 60 से थोड़ा सा नीचे है, तो ये मैं मान सकती हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ये 58 ग्राम। तो क्या हुआ है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, कि पहले मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे 38 ग्राम डिसॉल्व कर पा रही थी कंपाउंड ए का, और अब मैं कंपाउंड ए का 60 डिग्री सेल्सियस पे 58 ग्राम डिसॉल्व कर पा रही हूँ। तो ऑब्वियस है आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए एट 20 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन, ठीक है, इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। लेस ही है ना, जो 60 डिग्री के कंपैरेटिवली ए पोजीशन, जो ये ए वाला कंपाउंड है 60 डिग्री के कंपैरेटिवली 20 डिग्री पर कम ही सॉल्यूबल हो रहा है। ज्यादा सॉल्यूट मुझे कहाँ मिल रहा है, 60 पे मिल रहा है। ये आया समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमें कंपाउंड बी को देखना है। ठीक है, ये रहा मेरा कंपाउंड बी। इसकी सॉल्युबिलिटी मुझे किस पे चेक करनी है, सेम वही 20 और 60। चलो इसकी भी चेक कर लेते हैं। इसकी 20 पे हमारी 38 के आसपास आई थी, इसकी ये रही 20 पर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 200 और ये 210 इन दोनों के बीच में है। ठीक है, 200 और 210 के बीच से थोड़ा सा ऊपर है, तो मिडल से भी थोड़ा सा ऊपर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का एक यूनिट का डिफरेंस 10 का है, तो 10 का आधा 5, 5 से जस्ट ऊपर है, तो हम 6 या 7, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 206 ग्राम्स होगा, राइट। और अगर आप दूसरी साइड 60 डिग्री पे यहाँ पे कंपेयर करो, तो अंदाजा लगा सकते हो आप कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर ये इन्होंने दिया हुआ है 260 डिग्री पे कितना है, 287 के आसपास। ठीक है, देखो 80 और 90 के बीच में है, लेकिन यहाँ के हाफ से जस्ट ऊपर है। तो यहाँ पे इन्होंने कितना दिया है, 287 ग्राम्स। अब यहाँ पे 206 ग्राम्स है, यहाँ पे 287 ग्राम्स है। इसमें तो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, यानी कि ये समझ लो कि ये 81 ग्राम्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ बी आप डिसॉल्व कर सकते हो जब टेम्परेचर 20 से 60 होता है। ठीक है, और जबकि इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 38 था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 58 के आसपास है, तो हम यहाँ पर 20 ग्राम ही एक्स्ट्रा डिसॉल्व कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम 81 ग्राम यानी कि उसका 4 टाइम्स हम ज्यादा डिसॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी इन्फर कर सकते हो, निकाल सकते हो अपना रिजल्ट, कि भाई बी की जो सॉल्युबिलिटी है वो ए के कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस। अभी हम ये देखते हैं, 20 पे है 206 और 60 पर आ रही है 287, तो ये लेस देन इट्स सॉल्युबिलिटी है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लास्ट पार्ट जो है इसका, द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेस मोर देन दैट ऑफ इंक्रीज ऑफ दैट विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी मैंने बताया था, ठीक है, हमने ऑब्जर्व करा सेम 20 और 60 के लिए कि 20 की डिग्री सेल्सियस पर ए कंपाउंड से, ठीक है, और 60 डिग्री सेल्सियस पर बी जो कंपाउंड ए है 20 और 60 डिग्री पे कंपेयर करें, तो जस्ट हम इसमें 20 ग्राम्स और सॉल्यूट यानी कि और कंपाउंड ए डिसॉल्व कर पा रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में,
बट जब हम बी को ऑब्जर्व करते हैं तो सेम उन्हीं दोनों टेम्परेचर के लिए हम ऑलमोस्ट 81 ग्राम ऑफ मोर सॉल्यूट ऐड कर पा रहे हैं। तो जिसमें हम सॉल्यूट ज्यादा ऐड कर पाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी बी की किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ बी इंक्रीजेस मोर देन दैट ऑफ ए। आगे कंपाउंड भी लिख लेना। ठीक है, कंपाउंड बी इंक्रीजेस मोर देन दैट ऑफ कंपाउंड ए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, आई होप कि आपको सॉल्युबिलिटी कर्व अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार आप रिवाइंड करके जरूर देखें। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब इस मिक्सचर को हम सेपरेट, अब तक तो हम मिक्सचर बनाते आ रहे थे, अब इस मिक्सचर में जो कंपोनेंट हमने करें यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हम मिक्स करते थे और अपना सॉल्यूशन बनाते थे, ठीक है, उसको हमें अब सेपरेट करना है। ये मेथड मोस्टली किस लिए यूज किया जाता है, फॉर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, कि हमें जो कंपाउंड चाहिए उसके प्यूरिफिकेशन के लिए। अब देखो यहाँ पर भी इन्होंने यही एग्जांपल दे रखा है कि जो कंपाउंड ऑफ बी है इन वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस कितना डिसॉल्व कर रहा है, 287 ग्राम। ठीक है, बी कंपाउंड के लिए है 60 डिग्री सेल्सियस पे कितना अमाउंट डिसॉल्व कर पा रहा है वो, 287 ग्राम। 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, सिर्फ वाटर 100 ग्राम है लेकिन डिसॉल्व अमाउंट जो हो रहा है कंपाउंड बी का वो 287 कर पा रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ यू ग्रेजुअली कूल इट 40 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप इसे 40 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर देते हो तो कूल करने पे होगा क्या, आप ग्राफ को ऑब्जर्व करो। 40 डिग्री सेल्सियस पे आप देखते हो ये कितना डिसॉल्व कर पाएगा, ओनली 241 ग्राम्स, क्योंकि ये तो इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम और ज्यादा अमाउंट जो होता है वो ऐड कर पाते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। बट जब आप डिक्रीज करोगे तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 40 डिग्री पे कितना ही अमाउंट हम बी का डिसॉल्व कर सकते हैं, ओनली 241 ग्राम्स। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिसॉल्व कर पाएंगे, 241 ग्राम्स। ठीक है, तो जो रिमेनिंग बच गया, अब इन दोनों के बीच में अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आया आपका, 46 ग्राम। तो ये 46 ग्राम जो सॉल्यूट है ये क्या होगा, ये बनाएगा क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये उस वाटर के लिक्विड में इस सॉल्यूशन में जो बनाएगा, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशन में जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, तब फॉर्मेशन होगी क्रिस्टल्स की। ठीक है, जो डिसॉल्व आयन थे वो आपस में एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देंगे और क्रिस्टल की फॉर्मेशन, मतलब एक ज्योमेट्रिक शेप होती है ना, वैसी शेप लेना वो शुरू कर देते हैं। और वो जो आपको शेप लेके जो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो अपने आप में प्योर सॉलिड, यानी कि जो कंपाउंड हमने डिसॉल्व किया था उसकी प्योर फॉर्म होती है। तो क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल इज अ सॉलिड दैट मेड अप ऑफ पार्टिकल अरेंज इन स्पेसिफिक और रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, अब इन क्रिस्टल्स का यूज किस तरह से किया जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक है, अब आगे हम वही पढ़ेंगे। देखो, क्रिस्टल आप लोगों ने डेली लाइफ में वैसे भी ऑब्जर्व कर रखा है, रॉक सॉल्ट जिसे सेंधा नमक कहते हैं वो भी देखा होगा आपने, मिश्री देखा है। ठीक है, स्नोफॉल्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके फॉर्म है, ये सब क्रिस्टल्स के फॉर्म है। उसके बाद लेबोरेटरी में जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उससे क्रिस्टल्स किस तरह से बनाए जाते हैं और इसका यूज क्या है। देखो, दो लिक्विड्स हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे में सॉल्यूबल है, ठीक है, तो उनमें से हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अब अगर हमें इन दोनों को सेपरेट करना है, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट से जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उससे मुझे ये सॉल्यूट चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या प्रोसेस यूज करूंगी, क्रिस्टलाइजेशन का। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में जो मुझे सॉल्यूट मिलेंगे, जो मुझे क्रिस्टल्स मिलेंगे, वो क्या होंगे, इस सॉल्यूट का प्योर फॉर्म होगा। ठीक है, प्योर फॉर्म होगा, तो मुझे प्योर कंपाउंड के लिए, प्योर मटेरियल के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का मैं यूज कर सकती हूँ। चलो, इसमें जो तुम्हारी बुक में है एनसीईआरटी में कि कौन कौन से क्रिस्टल जो है जो आप इजिली, मतलब जो लेबोरेटरी में अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर टीचर आप बना सकते हो। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपकी बुक में, फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसे ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, देखो, एक 100 ml का बीकर यूज किया गया। ठीक है, 100 ml का बीकर लेना है। बीकर में हमें क्या क्या ऐड करना है, तो सबसे पहले हमें 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड करना है, राइट।
कॉपर सल्फेट ऐड करने के बाद उसमें 25 ml ऑफ H2O वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद ओनली 1 ड्रॉप ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। ठीक है, ये ऐड कर दिया। उसके बाद वाटर बाथ लेना है, क्योंकि डायरेक्ट हम इसे बर्नर पे नहीं रख सकते, फ्लास्क जो होता है वो फट सकता है। तो उसके लिए क्या यूज किया गया है, सेफ्टी के लिए यहाँ पर वाटर बाथ यूज किया गया है। ठीक है, वाटर बाथ में आप अपने बीकर को रखोगे, एक ग्लास रॉड से सारे मिक्सचर को क्या करना है, स्टर करना है, घुमाते रहना है। ठीक है, और नीचे से हम बर्नर से इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब ये सारा जो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, इस हॉट सॉल्यूशन को एक फिल्टर पेपर के थ्रू दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है, फिल्टर पेपर लेना है फनल से और इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन में यहाँ पर मिला है, इसे धीरे धीरे स्लो टेम्परेचर पे, मतलब कि जो रूम टेम्परेचर आप उस पर छोड़ दें और धीरे धीरे इसे कूल होने दें। तो जब ये कूल होगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो सल्फ्यूरिक एसिड का होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह की क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फिर से इन्होंने, क्रिस्टलाइजेशन किस लिए यूज करते हैं, प्योर सब्सटेंस के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था किसके लिए, प्योर सब्सटेंस के लिए फ्रॉम होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, किसी होमोजीनस सॉल्यूशन से हमें प्योर सब्सटेंस अगर निकालना है, सॉल्यूट अलग करना है, तो उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन किससे रिलेटेड होता है कि कूलिंग डाउन ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसे, उसको एक गिवन टेम्परेचर तक हम उसे कूल करते हैं और कूल करने के बाद क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस दो हो सकता है, एक होता है फास्ट प्रोसेस और दूसरा हो सकता है कूलिंग आप स्लो प्रोसेस से कर रहे हो। इसके भी इफेक्ट है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में। अगर कूलिंग फास्ट होगी, मान लो कि आपने जो बीकर था, ठीक है, उसे रूम टेम्परेचर में ना रखने के बजाय एक आइस टब में रख दिया, ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी क्या होंगे, उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। बट इस केस में क्या होगा, हम आपको ज्यादा मोर क्रिस्टल्स तो मिलेंगे, ठीक है, मोर मिलेंगे बट स्मॉलर इन साइज, मोर एंड स्मॉलर। लेकिन जब आप इसे धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर कूल होने दोगे, ठीक है, फास्ट प्रोसेस नहीं करोगे, स्लो प्रोसेस करोगे, तब आपके क्या होंगे, लेस क्रिस्टल तो बनेंगे बट दे विल बिगर इन साइज। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया, हॉट सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो अभी बनाया था, उसको दो अलग अलग बीकर में ट्रांसफर कर लो। ठीक है, इक्वल पार्ट को, एक को रख दो आप आइस टब में, दूसरे को नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे कूल होने दो। जो आइस टब में आप रखोगे उसका क्या देखोगे, उसके क्रिस्टल्स छोटे छोटे बने हुए हैं, ठीक है, और ज्यादा क्रिस्टल्स मिलेंगे। जबकि दूसरा जो रूम टेम्परेचर, उसमें कम क्रिस्टल्स मिलेंगे लेकिन आपको बड़े बड़े बिगर साइज के मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें देखते हैं। यहाँ पर एक और पॉज एंड पॉन्डर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इक्वल मास ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए एंड बी, ए और बी का हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है 80 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे। विच सॉल्यूशन इज लाइकली टू डिपॉजिट मोर सॉलिड। देखो हमने पहले ही ऑब्जर्व किया था, मैं फिर दिखा दूंगी कि 80 से 60 डिग्री पे, क्योंकि कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी। ठीक है, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी 80 से 60 में, तो उसका नंबर, उसका जो सॉल्यूट है, जो हमें प्योर क्रिस्टल्स है, वो भी तो ज्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, चलो इस ग्राफ को फिर से देखो, इसे थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा कंपाउंड ए एट 80 डिग्री सेल्सियस, और मुझे कहां तक जाना है, 60 तक। ठीक है, तो 80 पर यहाँ पर कितना है अमाउंट कंपाउंड का, तो आप ये वाली लाइन ऑब्जर्व करो वाई एक्सिस पे, तो ये आपकी जा रही है, ठीक है, 70 से थोड़ा सा कम, राइट। कितनी जाएगी आपकी, 70 से थोड़ा सा कम। ये वाली लाइन है ना, यहाँ से सेकंड, ये फर्स्ट 60 और ये 70, 70 से थोड़ा सा कम। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा, 67 के आसपास, जो आजकल बच्चों का बहुत ही फेवरेट नंबर है 67। तो 67 ग्राम के अप्रॉक्स मुझे कंपाउंड ए मिलता है, ठीक है, एट 80 डिग्री पे, कि इतने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। और जब मैं 60 को ऑब्जर्व करती हूँ, तो यहाँ पर आपको देखोगे, तो ये 50 और 60 से जस्ट थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पर मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पर 57 ग्राम मान लेते हैं, 57 या 58 ग्राम के अप्रॉक्स। ठीक है, अब इसी में आप कंपाउंड बी को कंपेयर करो, बी का 80 डिग्री में यहाँ पे कितना है, 350 360। ठीक है, तो बी कितना मिल रहा है यहाँ पे, 360 ग्राम, और ये कितना मिला था, सिर्फ 67 ग्राम। और वही मैं 60 डिग्री पे अगर मैं कंपेयर करूं, ये कितना है, 287। ठीक है, 360 माइनस 287 कितना मिलेगा आपको, तो आप कंपेयर करो, देखो 60 डिग्री पे मेरे पास सिर्फ 287 ग्राम ही होगा लिक्विड का, जो कि कंपाउंड बी में डिसॉल्व हो सकता है, तो बाकी सारा मुझे एज अ क्रिस्टल मिल जाएगा उस सॉल्यूशन में।
ठीक है। और अगर हम कंपाउंड ए की बात करें तो सिर्फ 58 ग्राम है जो डिसॉल्व रहेगा, और जो बाकी का बचा हुआ था वो सारा यहाँ पर भी मुझे क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो। 360 में से अगर आप 287 माइनस करते हो कितना आता है आपका, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका 73। ठीक है, तो 73 ग्राम जो होगा वो मुझे एज अ क्रिस्टल मिल जाएगा जब मैं इसे कूल करूंगी तो। और यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस निकालती हूँ 67 में से 58 माइनस करूँ तो कितना आता है आपका 9 ग्राम्स। तो यहाँ मुझे जस्ट 9 ग्राम ही क्रिस्टल मिल रहे हैं और यहाँ पे कितना मिल रहा है 73। तो ऑब्वियस है मुझे ज्यादा सॉल्यूट या ज्यादा क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन या डिपोजिशन मुझे किसमें, कंपाउंड बी में, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी हर पॉइंट पे ए के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ। फिफ्थ में देखो क्या कह रहे हैं, विल देयर बी एनी चेंज इन द साइज ऑफ कॉमन क्रिस्टल, जो सॉल्ट क्रिस्टल होते हैं, द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, पहले हमने कहा था रेट ऑफ कूलिंग पे कि कूलिंग स्लो होगी या फास्ट होगी। फास्ट होती है तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं, राइट। फास्ट होगी तो जो क्रिस्टल होंगे वो स्मॉलर साइज के होंगे बट ज्यादा होंगे, और अगर स्लो होगी तो क्रिस्टल बिगर बनेंगे और लेस होंगे। बट रेट ऑफ इवेपोरेशन में भी सेम ऐसे ही चलता है। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर दो, ठीक है, ये इंक्रीजेस का साइन है। तो आपके क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे, क्रिस्टल्स जो वो बनेंगे आपके वो स्मॉलर इन साइज होंगे और ज्यादा होंगे, स्मॉलर एंड मोर, जैसे कि हमने कूलिंग वाले प्रोसेस में पढ़ा था। और रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका डिक्रीज होता है तो आपको क्या होगा, लार्जर बनेंगे एंड लेस इन साइज। ठीक है, तो जो आपने अगर ये देखते हो जो ब्रेन से सॉल्ट बनाया जाता है सी एरिया के आसपास, तो वहां पे जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो छोटे छोटे बनेंगे, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो हम रॉक सॉल्ट देखते हैं, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, उसके क्रिस्टल देखिए कितने बड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे जो रॉकी एरिया होता है, हिमालयंस होते हैं, वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कूल टेम्परेचर होता है। तो धीरे 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 इवेपोरेशन भी बहुत स्लो होगी, तो स्लो होने की वजह से वहां पे जो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो हमें बिगर इन साइज मिलते हैं। तो केव वगैरह में या माउंटेन्स के एरिया में हमें जो सॉल्ट मिलेंगे, सॉल्ट का साइज जो मिलेगा वो हमें बिगर साइज का मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन वहां पे क्या होती है, स्लो होती है। देखो, लास्ट जो हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किया था उसमें क्या होता था, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हमें अपना सॉल्यूट मिल जाता था और सॉल्वेंट हमारा डिसअपियर हो जाता था या फिर डिसअपियर हो जाता था। अब कोई ऐसा भी एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ठीक है, जिसमें हमें सॉल्यूट भी हमें मिल जाए और सॉल्वेंट भी मिल जाए। ठीक है, सॉल्यूट भी मिल जाए और सॉल्वेंट भी हमारा रिकवर हो जाए। तो पहले वाला जो प्रोसेस हमने क्रिस्टलाइजेशन वाला यूज किया था उसमें भी दो मिसिबल लिक्विड थे। मिसिबल लिक्विड कौन से होते हैं, जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं और एक ही तरह का कॉम्पोजिशन देते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या करेंगे, हमें सॉल्यूट भी मिलेगा और प्लस हमें हमारा सॉल्वेंट भी मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए दिया है यहाँ पे एसीटोन एंड वाटर। ठीक है, एसीटोन आपने सुना है कहीं पर, देखो, नेल पेंट रिमूवर जो आपकी मम्मी या आपकी बड़ी बहन वगैरह यूज करती हैं या आप खुद यूज करते होंगे, ठीक है, जो भी गर्ल्स हैं, तो नेल पेंट रिमूवर में क्या होता है, एसीटोन होता है। ठीक है, इस एसीटोन को जब वाटर में मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, अब हमें इस एसीटोन को वापस रिकवर करना है और हमें अपना वाटर भी जो है वो भी चाहिए। ठीक है, दोनों में से कुछ भी डिसअपियर ना हो। तो इसके लिए जो दूसरा मेथड है सेपरेशन का वो यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या क्या चीजें जरूरी होती है, देखो, एक तो मिसिबल लिक्विड है, दोनों हमें सेपरेट करना है। सेपरेट करने का मेथड क्या करना है, हीट करना है दोनों को। ठीक है, हीट करेंगे बिल्कुल लोअर टेम्परेचर पे, जो लिक्विड है वो वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, वेपराइज होने होने के बाद उसे हम अगेन उसे कूल करेंगे और कूल करने के बाद हमें जो एक लिक्विड है वो मिल जाएगा। अब लिक्विड है, आपने उसके वेपर्स बनाए, वेपर्स को आपने क्या करा, कूल करा, कूल करोगे तो वो वापस लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों लिक्विड का वो एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए। यानी कि एसीटोन और वाटर, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस। तभी ये मेथड जो है वो वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। चलो, इसका जो यहाँ पे मैं एपरेटर सेटिंग है वो दिखाई हुई है बहुत अच्छे से। देखो, डिस्टिलेशन प्रोसेस में ये आपको शो किया गया है, इसे आप नोट कर लो। लिक्विड है, लिक्विड को हीट करके वेपर बनाएंगे, वेपर को अगेन हम कूल करेंगे और हमें लिक्विड मिलेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन।
सेटअप देखो अच्छे से, आप सेटअप से ही पूरा का पूरा ये एक्सपेरिमेंट इजीली समझ सकते हो। देखो यहाँ पे ये इन्होंने जो ट्राइपॉड स्टैंड है वो यूज करा हुआ है, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड है, इस जाली को क्या कहते हैं, वायर गॉज, ठीक है। वायर गॉज है, इसके ऊपर इन्होंने अपना ये फ्लास्क जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क वो रखा हुआ है, ऊपर यहाँ पे थर्मामीटर सेट किया हुआ है। अब इस नीचे से जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो आप थर्मामीटर में अपना टेम्परेचर नोटिस कर सकते हो कि भाई ये इतने जो है टेम्परेचर जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों में से एक लिक्विड जो है ना, दोनों में से एक, ठीक है, वो बॉईल होकर वेपर बनाना शुरू कर देगा। वेपर क्या होगा, यहाँ से तो जो वाटर कंडेंसर है इसमें यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, ये वाटर कंडेंसर जो है ना, ये इस पाइप से जब जा रहा है तो इसके अंदर वाटर होता है। तो यहाँ पे जो कूल वाटर जाएगा तो ये क्या करेगा, वेपर्स को फटाफट ठंडा कर देगा, कंडेंस कर देगा और ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये लिक्विड हमें दूसरे फ्लास्क में मिल जाएगा। पर दूसरे फ्लास्क में क्या लिखा है, ओनली एसीटोन, जबकि इसके अंदर क्या है, एसीटोन प्लस वाटर। तो ऐसे कैसे हुआ कि जब ये बॉईल हुआ तो मुझे सिर्फ एसीटोन मिल रहा है और मैं यहाँ पे जो वाटर है उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। देखो रीजन क्या था, जो एसीटोन है ना, ठीक है, इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का कितना होता है, चलो बताओ, सबको पता है, बिल्कुल लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, वाटर कितने डिग्री पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब आपने अपना ये थर्मामीटर यहाँ पे सेट किया है, ठीक है, और यहाँ पर आप बर्नर से अपने जो सेटअप है उसको हीट कर रहे हो, तो हीट करने के बाद आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे टेम्परेचर अपना नोटिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो कि 56 से ये थोड़ा बहुत ही ऊपर जाए, 100 तक ये पहुंचना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि 100 तक पहुंचेगा तो वाटर भी बॉईल होकर वेपर बनाने शुरू कर देगा। तो हम 100 से अगर इसे नीचे रखेंगे इसके टेम्परेचर को और बॉईल करेंगे तो सारा के सारे जो वेपर्स बन रहे हैं वो अभी सिर्फ किसके बन रहे हैं, ओनली एसीटोन के बन रहे हैं, क्योंकि एसीटोन सिर्फ 56 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होके वेपर्स बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ से ये सारे वेपर्स कूल हो रहे हैं और कूल होके दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है फ्रैक्शन यहाँ पे डिस्टिलेशन सेटअप को यूज करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप मार्क कर लो, एसीटोन कितने बॉईल होता है, 56 पे, वाटर 100 पे, तो बहुत ही लार्ज डिफरेंस है। अलाउ ओनली वन लिक्विड टू वेपराइज, ठीक है, और उस वेपर को हम लिक्विड के फॉर्म में रख सकते हैं इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है। कन्नौज देखो, कन्नौज जो है वो इत्र बनाने के लिए बहुत ही फेमस है। तो इत्र किस प्रोसेस से बनाया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से, ठीक है। मिट्टी का इत्र बहुत ही पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। जब बारिश होती है और जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, मैं खुद उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती, ठीक है। और इस मेथड को क्या कहते हैं, देग भाप का। देग मतलब ये जो फ्लास्क यूज कर रहा है इसे कहते हैं देग, और भाप का मतलब जो भाप से बनाया जा रहा है, ठीक है। इसे इस देग को गर्म किया जा रहा है और भाप से इस इत्र को इसमें, यहाँ पर ये जो पॉट है इसमें कलेक्ट किया जा रहा है। और प्रोसेस क्या है, सेम वही डिस्टिलेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है, जब आपके जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है उनके बीच का डिफरेंस लेस देन 25 हो। तो इसको आप मार्क कर ले, क्या होना चाहिए, लेस देन 25। तब जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस काम नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या जरूरी थी, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए था, मोर एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, किसके लिए, डिस्टिलेशन के लिए। और अगर इससे कम है तो वहां पर कौन सा प्रोसेस यूज किया जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो क्रूड ऑयल होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट में जो यूज किया जाता है। तो क्रूड ऑयल है क्या, क्रूड ऑयल इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि फर्नेस में इस क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है, तक यहाँ पर गर्म किया जाता है, एंड देन जो वेपर्स बन जाते हैं ना क्रूड ऑयल के, तब इसमें ट्रांसफर किया जाता है। अब ये क्रूड ऑयल के जो वेपर्स हैं उसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं और वो अलग अलग टेम्परेचर पे कंडेंस होते हैं, कूल हो जाते हैं और लिक्विड बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है और सबसे लास्ट में जो मिलता है वो होता है पेट्रोलियम गैसेस। तो ये होगा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी, देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, पेपर जो क्रोमा है मतलब वो क्या होता है, यहाँ पर देखो ग्रीक वर्ड है क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर, और ग्राफीन, ग्राफीन मतलब ऑटोबायोग्राफी वगैरह ये सब वर्ड्स हैं टू राइट, ठीक है।
तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली यूज किया गया, स्टार्टिंग में जो यूज किया गया था वो किसके लिए किया गया था, जैसे इंक होता है, इंक जो है कोई भी अगर पेन का इंक है वो डिफरेंट कलर की जो डाइस होती हैं उनकी अलग अलग रेशो में मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका यूज किया गया था वो इसी काम के लिए किया गया था। अब इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज कैसे किया जाता है और किस तरह से इसमें कौन कौन से कलर्स हैं या फिर पिगमेंट्स हैं वो कैसे चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है वो किसका हो रहा है, सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स का हो रहा है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें करना क्या होता है, जैसे एक आपने पेपर स्ट्रिप ले लिया, क्रोमेटोग्राफी पेपर का एक स्ट्रिप ले लिया। ठीक है, कितना चौड़ा है, ये 3 सेंटीमीटर वाइड है। अब 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, ये दिख रहा है लाइन खींची हुई है पेंसिल से, राइट, ये लाइन खींची है। इसी लाइन के सेंटर में जो है, जो इंक है जिसके हम देखना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन सी डाइस मिक्स है, उसके कॉम्पोनेंट क्या है उस डाइस के, वो यहाँ पर हम एक स्पॉट बना देते हैं। अब करना क्या है, एक गैस जार लेना है। ठीक है, उस गैस की जार के अंदर यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपना सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पर वाटर यूज किया गया, तो वाटर लिया गया। ठीक है, अब इस पेपर स्ट्रिप को इस तरह से अटैच करना है। ठीक है, यहाँ पे हैंग करना है, हमें फिक्स करना है यहाँ पर, कि ये इसका बस जो ये टिप पार्ट है ना वो इस सॉल्वेंट में डूबे, ये डॉट नहीं आना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी जरूरी बात। अब क्या होगा, सॉल्वेंट की टेंडेंसी क्या होगी पेपर में, ठीक है, कि ये कौन सा होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। ठीक है, पेपर्स में तो कैपिलरी एक्शन की वजह से ये सॉल्वेंट ऑब्जॉर्ब होकर धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगा, और जो इसके अंदर इंक स्पॉट के अंदर जो भी डाइज होंगी वो भी धीरे 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 इस सॉल्वेंट के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, और ऐसा करने पर क्या होते हैं, इसके जो अलग अलग पिगमेंट्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। चलो ठीक है, अब पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज आप और किस चीजों में कर सकते हैं, जैसे कि आप जो लीव्स होते हैं, लीव्स में ग्रीन कलर होता है, ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से, तो उसे सेपरेट करने के लिए देखा जाता है क्लोरोफिल के पिगमेंट्स के लिए। ग्रीन फूड कलर के लिए कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो अपने अगर ब्लैक इंक अगर आप यूज करें तो उसके आप 2% मास बाय वॉल्यूम का सॉल्ट सोल्यूशन भी यूज कर सकते हो एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, और आपने पहले ही सीख लिया है कि ये कंसंट्रेशन कैसे तैयार किया जाता है। चलो आप मुझे बता सकते हो, अगर 2% मास बाय वॉल्यूम बना रहे हो तो सॉल्ट का जो अमाउंट है वो कितना होगा। ठीक है, देखते हैं आपको पुराने वाले पढ़े हुए इसी के टॉपिक याद है या नहीं है। उसके बाद क्या होता है, फ्लावर में भी कलर्स होता है, तो उसके भी कलर पिगमेंट्स हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के का यूज करके हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कुछ अटैचमेंट लगाई है। ठीक है, ये किसका किया गया, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का यहाँ पे डॉट जो है, यहाँ पर क्लोरोफिल जो था उसको रखा गया है, और फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला प्रोसेस किया गया। धीरे 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 क्या हुआ, उस जो ग्रीन कलर था वो किस तरह से यहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हुआ सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप कलर क्या देख रहे हो, लाइट ग्रीन है। इस लेवल पे जाने के बाद थोड़ा सा हल्का ग्रीन हो गया, यहाँ पे येलोइश हो गया, एंड देन यहाँ पर ऑरेंज टाइप। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इंक का दिखाया गया है। इंक जो है यहाँ पर आप देख रहे हो डार्क ब्राउन जो है, यहाँ पर हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया, देन ये पर्पलिश ब्लू हो गया, यहाँ पर ये पिंक कलर हो गया। तो ये इन सब पिगमेंट्स को मिलकर, ठीक है, एक ब्लैक कलर की डाई बनाई गई है। तो इसी को चेक करने के लिए इनके डिफरेंट रेशियो की वजह से, देखो डिफरेंट रेशियो की वजह से जो लेंथ भी है वो आपको अलग अलग नजर आ रही है, किसी की लेंथ ज्यादा है और किसी की लेंथ कम है। चलिए, अब यहाँ पर जो है हमारे पॉज और पॉन्डर के कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। जब हम इसे समझेंगे तो हमारे जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो हमें और भी अच्छे से समझ में आएंगे। फर्स्ट क्या है, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है। इवेपोरेशन प्रोसेस से भी हमें सॉल्ट के अपने जो है क्रिस्टल्स है वो मिल सकते हैं, और डिस्टिलेशन से भी हमें प्योर सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। तो ये पूरी तरह से क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हो, डिस्टिलेशन कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग टू लिक्विड्स इवन व्हेन दीज हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। अगर दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा तो दोनों के वेपर सेम टाइम पे ही बनेंगे, तो हम उसे कंडेंस करके कूल कैसे कर पाएंगे, हमें तो अगेन वो मिक्सचर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए क्या जरूरत है, एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस दो लिक्विड्स के बीच में होना चाहिए, तभी डिस्टिलेशन प्रोसेस पॉसिबल होगी, अदरवाइज हम इन दोनों को अलग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। थर्ड पार्ट क्या है, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट। मैंने आपको भी समझाते हुए बताया था कि क्रोमेटोग्राफी में जो सैंपल स्पॉट होता है, ठीक है, वो कितना क्या होना चाहिए, जो सॉल्वेंट है शुड बी बिलो द सैंपल स्पॉट। ठीक है, लास्ट है हमारा, इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर द सेम प्रोसेस। नो, इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेस। इवेपोरेशन में क्या होता है, ठीक है, जो सॉल्वेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और हमें क्या मिलते हैं, सॉल्यूट के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। ठीक है,
क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता था, हम टेम्परेचर बढ़ाते थे, ठीक है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट की जो सॉल्युबिलिटी होती थी वो और ज्यादा बढ़ जाती थी, और अगेन हम उसे रूम टेम्परेचर पे जब कूल करते थे तो हमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स जो होते थे, ठीक है, वो मिल जाते थे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है, अब रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी वापस वहां पर आ जाती थी, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो डिजॉल्व सॉल्यूट था वो क्या करता था, क्रिस्टल की फॉर्मेशन करता था, राइट। तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है कि हीट्रोजीनस जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। हीट्रोजीनस मिक्सचर आप पढ़ सकते हो जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, दोनों ही अलग अलग फेज में होते हैं और एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते। उसी को हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को ही हम क्या बोलते हैं, हीट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बेस्ट एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर, ये तो बच्चों को ही पता है कि ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, इसे सेपरेट कैसे किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज किया गया, एक सेपरेटिंग फनल, ठीक है। सेपरेटिंग फनल में ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ है और वाटर जो है वो नीचे की तरफ होता है। आप ग्लास में भी अगर करके देख लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका वाटर जो होगा नीचे को ऊपर नीचे होगा और ऑयल जो होगा वो उसके ऊपर हमेशा फ्लोट करता हुआ मिलेगा, राइट। ऑयल जो होता है वो इसके ऊपर फ्लोट करता हुआ मिलेगा। क्या आप मुझे रीजन बता सकते हो कि ऑयल ऊपर क्यों है और वाटर नीचे क्यों है? इसका रिवर्स भी तो हो सकता था कि अगर ये चलो ठीक है एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन हमेशा ही आप किसी भी बर्तन में आप डालोगे, किसी भी टम्बलर ग्लास कंटेनर कुछ भी यूज करो, ऑयल हमेशा आपको ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर एक आपको स्टॉप कॉक दिया हुआ है, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज, जैसे टैप होता है उसको खोलते हैं ना नलके को, तो वैसे ही नलके की तरह यहाँ पर खोलना है। ये कॉनिकल फ्लास्क है, जैसे ही आप इसको खोलोगे, जब आपका यहाँ तक ये इस लेवल तक आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें सारा का सारा क्या करोगे, वाटर अपना कलेक्ट कर लोगे। देन इस कॉनिकल फ्लास्क को हटा देना है, देन अगेन लाओगे, फिर अगेन आप स्टॉप वॉक को यहाँ पे ओपन करोगे तो थोड़ा सा जो होगा मिक्स टाइप का, यानी कि वाटर और ऑयल आपको मिक्स मिलेगा, उसको भी फटाफट आपने हटा देना है। देन नेक्स्ट एक और कॉनिकल फ्लास्क लाओगे, ठीक है, और बचा हुआ जो ऑयल पार्ट है वो उसमें कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में मेन क्या होता है, मेन प्रोसेस देखो सब्लिमेशन में यही है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, सब्लिमेशन में क्या है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या है, उनको जैसे ही हीट किया जाता है, ठीक है, हीट करने पर वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में, विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जाएंगे ही नहीं, वो सीधा सॉलिड से क्या बना देंगे, सॉल्यूट, ये सॉल्यूट जो होता है वो डायरेक्टली वेपर्स बना देगा हीट होने पर, बस। अब देखो यहाँ पर ये आपको दिया गया है, पूरा सेटअप तैयार है। यहाँ पर ये चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर किसका मिक्सचर है, सैंड का और कैम्फर का, ठीक है। जैसे ही हीट करेंगे, कैम्फर में क्या टेंडेंसी है, वो सीधा सॉलिड से गैसियस फेज में आ जाएगा। यहाँ पर आने पर ये इसका टेम्परेचर डाउन होगा, ये कूल हो जाएगा और अगेन ये व्हाइट व्हाइट से पार्टिकल्स के टाइप में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, और सैंड जो है उस चाइना डिश में रह जाएगा। हो गया सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सिंपल। तो इसमें आप मार्क कर लो, ठीक है। कैम्फर क्या है, ठीक है, ये सब्लिमेट होता है, ये डायरेक्टली सॉलिड से वेपर फेज में जाता है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, ठीक है, और कूलिंग करने पर इसके वेपर्स वापस सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो आइसक्रीम वाले भैया वो यूज करते हैं आइसक्रीम स्टोरेज के लिए। तो इसकी भी ये स्पेशल कैरेक्टर है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से आइसक्रीम को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकता है, ठीक है, मेल्टिंग से बचा सकता है। तो ये भी क्या करता है, सब्लिमेशन प्रोसेस के अंडर ये डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फेज में चला जाता है। देखो नेक्स्ट हमारा है कि क्या कुछ मेटल्स भी हैं जिनको आपस में डिसॉल्व करके एक मिक्सचर बनाया जाता है। देखो कुछ जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनमें दूसरे मेटल्स या नॉन मेटल मिक्स करके जो न्यू मेटल बनाया जाता है, उनकी क्वालिटीज ओरिजिनल मेटल के कंपैरेटिवली बहुत ही हाई स्ट्रेंथ होती है और लाइफ भी काफी लॉन्ग होती है, ठीक है। इसमें से कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, लाइक स्टेनलेस स्टील जो होता है आजकल बहुत पॉपुलर है खाना बनाने, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये किसका मिक्सचर है, क्रोमियम निकल और मोलिब्डेनम का। वैसे ही ब्रॉन्ज एंड ब्रास, ठीक है, ब्रॉन्ज और ब्रास जो होते हैं वो भी किसके मिक्सचर है, कॉपर और ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का है, जबकि ब्रास जो है वो कॉपर और
जिंक का मिक्सचर है। तो आपको ये मिक्सचर ऑफ मटेरियल जो है कंपोनेंट है वो याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है क्या बनाते हैं ये मटेरियल, जो न्यू मटेरियल हमें मिलता है मिक्स करने से वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, ज्यादा रिजिड होते हैं और मोर कोरिजन रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि जल्दी खराब नहीं होते। नेक्स्ट हमारा आता है सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन क्या होता है कि आपने पहले ही पढ़ा है कि जो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, वो आपस में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है आप सॉल्वेंट में इजिली देख सकते हो। एग्जाम्पल आपने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, कौन कौन से थे याद करो। मड्स प्लस वाटर, राइट, सॉइल प्लस वाटर, ये सारे एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो। चॉक प्लस वाटर, सॉडस्ट प्लस वाटर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर के, ठीक है। तो अब आता है कि इन सबको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं कि हमें ये क्लीन वाटर मिल जाए, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा कि हाउ कैन वी सेपरेट मड फ्रॉम मड वाटर। देखो मड वाटर क्या होता है कि अगर हम फिल्टर भी करते हैं, ठीक है, सॉइल को, अगर सॉइल पार्टिकल्स बड़े साइज के होते हैं, चौक भी बड़े साइज के होते हैं, सॉ डस्ट भी इवन इजिली क्लीन हो जाएगा अगर आप किसी भी फिल्टर पेपर से या किसी बारीक कॉटन के कपड़े से आप इसको सॉल्यूशन को अगर आप फिल्टर करते हो तो आपको क्या होता है, वाटर जो होता है वो क्लीन वाटर मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ मड, मड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आपने जो भी फिल्टर यूज किया है उसके जो पोर्स है उससे इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपको आपका मिक्सचर मिलेगा, वाटर मिलेगा, वो अगेन क्या होगा, क्लाउडी होगा, मडी होगा, ठीक है, क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, ब्राउन सा होगा, क्लाउडी होगा। तब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो कौन से प्रोसेस हम यूज करेंगे फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या इस तरह के मड पार्टिकल्स को। तो यहाँ पर आपका आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड कोएगुलेशन। चलो अब इन दोनों टर्म्स को हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो फोर्स होता है, जैसे अगर मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवा रहे हैं, ठीक है, तो जो फोर्स होता है वो बाहर की तरफ फील होता है, तो इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये आपने पहले भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि जो ट्यूब्स है ना जिसमें हमने अपना सैंपल रखा है वो सेंट्रीफ्यूज करने के लिए या फिर उसके पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको ट्यूब्स दिख रहा है, ट्यूब्स के अंदर जो भी सैंपल है कलेक्ट किया गया उसको रखा जाता है, हॉरिजॉन्टली से स्टैंड किया जाएगा और देन इसको क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन में मूव किया जाएगा इस मशीन के अंदर। तो ये रोटेशन जो होगी, मान लो कि वो 3000 से 15,000 रोटेशन पर मिनट, ठीक है, कि 1 मिनट में इतनी बार ये इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेंगे। ऐसा करने पर क्या होगा कि जो भी सैंपल इसके अंदर रखा गया है, जो हैवियर सैंपल होंगे, ठीक है, हैवियर लाइटर जो भी सैंपल होंगे वो इसकी वॉल से टकराएंगे और धीरे 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 वो बॉटम में सेटल होना शुरू कर देंगे। तो जो सबसे ज्यादा हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सबसे बॉटम में सेटल होंगे, उसके बाद जो उससे लाइट होंगे वो उसके ऊपर आएंगे और जो सबसे लाइट होंगे वो टॉप मोस्ट लेयर पे आएंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का जो यूज है या फिर इस मेथड का जो यूज किया जाता है वो मोस्टली जो ब्लड सैंपल्स होते हैं ना, ठीक है, ब्लड जो हमारा होता है, ठीक है, वो क्या है, वो मिक्सचर ही है एक तरह का, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, ठीक है, ये इन सब के मिक्सचर ही है हमारा जो ब्लड होता है। तो इसमें जो ब्लड है हमारा उसके सैंपल्स को सेपरेट करने के लिए, उसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। देखो ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी में क्या दिया गया है यहाँ पर, पेपर फ्यूज। अभी जो हमने पढ़ा था वो सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मशीन है जिसका यूज किया गया है सैंपल में से कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए, ठीक है, ब्लड सैंपल से। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो पेपर फ्यूज, ये क्या रिमोट एरियाज हो गए या फिर रूरल एरियाज हो गए जहां पर इस तरह की महंगी मशीनें पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता, तो ये वहां पर क्या यूज किया जाता है, पेपर फ्यूज। पेपर फ्यूज नॉर्मली है क्या, ठीक है, बचपन में अपने पेरेंट्स से पूछना आप लोग, उन्होंने स्पिनर जरूर बनाया होगा, ठीक है, जो बॉटल कैप होती थी या फिर आप बटन होते थे बड़े बड़े वाले साइज के, ठीक है, उससे बनाया जाता था, बीच में उसमें थ्रेड लगाया जाता था, उन्हें लूज करते थे, खींचते थे, लूज करते थे, तो उसकी वजह से ये जो डिस्क होती थी वो बहुत ही तेजी से रोटेट होना शुरू हो जाती थी। सेम सेंट्रीफ्यूज वाला इसमें प्रोसेस लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। और जो भी ब्लड सैंपल हमने डिस्क के एक कॉर्नर पे हमने सेट कर दिया, यहाँ पर टेपिंग कर दी, ये ब्लड सैंपल क्या होंगे, सेपरेट हो जाते थे, ठीक है। इसका यूज, ये लो कॉस्ट टूल किसके लिए यूज किया जाता है, मलेरिया और अनीमिया के पेशेंट के ब्लड सैंपल को चेक करने के लिए। सेकंड प्रोसेस है इस तरह के सैंपल्स को जिसमें कि पार्टिकल्स का साइज काफी छोटा होता है बट स्टिल वो सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। तो इन इस तरह के मिक्सचर से सॉल्यूट पार्टिकल्स या फिर इस मड को, इस डस्ट को, इस कंपोनेंट को अलग करने का एक और तरीका है, वो है कोएगुलेशन, ठीक है।
कोएगुलेशन में क्या होता है, देखो ये जो पार्टिकल यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि ये जो मडी वाटर है, ठीक है, वो यूज किया गया है। अब इसमें क्या ऐड किया जा रहा है यहाँ पे, एल्यूम्स, जैसे हिंदी में फिटकरी भी कहते हैं, ठीक है। ये फिटकरी क्या करेगी, ये जो मडी वाटर के जो पार्टिकल्स है ना, ठीक है, ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। लाइक अगर मान लो कि ये मेरा मडी वाटर है, ठीक है, इसमें ये आप ब्लू देख रहे हो, ये क्या है, इस वाटर के अंदर ये जो ब्लू ब्लू है ये मेरे मड के पार्टिकल्स हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें एल्यूम ऐड करूंगी, राइट, एल्यूम ऐड करने के बाद जो ये मडी वाटर है ना, इन एल्यूम्स के पार्टिकल्स के साथ धीरे धीरे अटैच होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इसके साथ अटैच होंगे तो बाकी के भी जो मड पार्टिकल्स है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स का साइज अब क्या होगा, काफी बड़ा हो जाएगा और हैवी हो जाएगा। हैवी होने की वजह से ये सॉल्वेंट में अब यहाँ पर सस्पेंडेड नहीं रह सकते और ये बॉटम में जाके सेट हो जाएंगे। बॉटम में सेट होते ही हमें जो प्योर वाटर है, क्लीन वाटर है, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो एजेंट ऐड किया है, जैसे यहाँ पे पाउडर्ड एल्यूम का यूज किया गया एज अ कोएगुलेटिंग एजेंट, ठीक है, कोएगुलेट का मतलब ही होता है चीजों को इकट्ठा करना, जोड़ना। तो ये जोड़ने वाले जो पार्टिकल्स को जोड़ने का काम कर रहा है ताकि वो पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाए, इसे कहते हैं हम कोएगुलेंट। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोएगुलेशन। ठीक है, इसके अलावा जैसे अब चीज वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, पनीर जो बनता है उसमें भी कोगुलेटिंग एजेंट जो होता है, कोगुलेशन एजेंट, वो यूज किया जाता है। तो वहां पर क्या है, यहाँ पर वो एसिडिक एसिड है जो कि लेमन जूस और हमें विनेगर से मिलता है। देखो नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, जो ब्लड सैंपल है या कंपोनेंट ऑफ ब्लड्स होते हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है, और ब्लड को कोएगुलेट किया जाता है। तो क्या ये अभी भी एक सस्पेंशन है, ठीक है, जबकि हम ब्लड सैंपल्स के जो सेल्स होते हैं उसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये सैंपल जो कि आपके यहाँ समझ लो सॉल्यूशन, जिसमें हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते थे, और दूसरा है आपका सस्पेंशन जिसमें हम पार्टिकल्स को देख सकते थे। बट सॉल्यूशन में क्या होता था, होमोजीनियस मिक्सचर बनता था, एक ही फेज होता था, लेकिन जो आप सस्पेंशन की बात करते हो इसमें पार्टिकल्स हमें अलग से दिखते थे। बट इन दोनों के बीच में जो एक और मिक्सचर आ रहा है वो क्या है, कोलाइड्स। ठीक है, तो कोलाइड्स में है क्या कि जो पार्टिकल्स है वो हमें पता है कि इसके अंदर है, बट हमें उनमें उन पार्टिकल्स को विजिबली नहीं देख सकते थे। ठीक है, या तो हम उसको कलर के उसमें कलर चेंजेस की वजह से हमें पता चल जाता था, लाइक हम वाटर में मिल्क ऐड करते थे तो क्या होता था, पूरा का पूरा ही जो हमारा सॉल्यूशन था वो वो मिल्की टाइप का हो जाता था, मिल्की एंड क्लाउडी टाइप का। सेम जब मडी हम करते हैं, मड वाटर यूज करते हैं, तो जो मड के पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पूरे के पूरे वाटर में सस्पेंडेड हो जाते हैं। ठीक है, आप जितना भी क्लीन करो वो दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर जो ब्लड सैंपल्स है, ब्लड सैंपल्स में भी क्या होते हैं, जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहते हैं, बट हम इसके सेल्स को देख नहीं सकते। तो ये क्या है, ना तो ये सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएंगे, ना ये सस्पेंशन की कैटेगरी में आएंगे। तो इन दोनों के बीच में जो कैटेगरी आती है वो होती है कोलॉइड्स की। ठीक है, तो इन्हें क्या किस में रखा गया है, कोलॉइड्स की कैटेगरी में। एग्जाम्पल क्या है, मिल्क, टोमेटो सॉस और आइसक्रीम। देखो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड सैंपल का। ये आपको ब्लड सैंपल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में दिख रहा है, सेंट्रीफ्यूज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो ब्लड के कंपोनेंट थे, पार्टिकल थे, वो सारे सेपरेट हो गए। हमें पता है कि हमारे ब्लड सैंपल में सब जो होता है, आरबीसी जो होते हैं वो 45% होते हैं, क्योंकि रेड कलर के आपको बॉटम में ये इतना रेशो आपको दिख रहा है 40 की अराउंड, पूरे में से ये 45% जो होगा ट्यूब का वो क्या है, आरबीसी है, जो कि हैवी होने की वजह से बॉटम में सेट हो गया। उससे लाइट यानी 1% जो होते हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसके बाद और ये इससे रेड ब्लड सेल से लाइटर होंगे तो ये उसके ऊपर सेट होंगे। सबसे लाइट क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा, और ये किसका पोर्शन कितना होता है, 55% के अराउंड। तो नेक्स्ट जो आपको हैवी पोर्शन दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, प्लाज्मा का दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज क्यों किया जाता है, इसे ब्लड बैंक में रखने के लिए, ताकि जिस तरह के पेशेंट आए, जिसकी जरूरत जो भी हो ब्लड पार्टिकल्स की, वो उसे डोनेट किया जा सके। ठीक है, क्या आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अब देखो जो हमने 3 टाइप के मिक्सचर पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट था हमारा सॉल्यूशन, सेकंड हमारा क्या था, सस्पेंशन, और इन दोनों के बीच में, ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने मिल्की वाटर रखा है, ये क्या है, कॉलॉइड्स। अब इनमें क्या है, इनके पार्टिकल साइज का भी डिफरेंस होता है। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन होगा उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, उसके पार्टिकल साइज जो होंगे लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, और जो आपके सस्पेंशन होंगे इसके पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, मोर देन 1000 नैनोमीटर। और जो कोलाइड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर।
देखो अब ये नैनोमीटर टर्म क्या है, जैसे आपने मीटर टर्म तो आपको पता होगा, नैनोमीटर इज इक्वल टू 0.0000 कितने जीरो हो गए, 4 5 6 7 8, यानी कि ये 9th नंबर पे आपका बना था इतने मीटर के बराबर। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे लिखे 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, इसके बराबर आपका 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल का साइज आप देख सकते हो कितना माइन्यूट है। अब इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट क्या आता है इनका, जो कि हम इन तीनों को अगले जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं, तो वो है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि जब हम इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, मिक्सचर हैं, इस तरह के मिक्सचर से जब हम लाइट पास करते हैं, लाइट पास करने पर क्या होगा, जिसके पार्टिकल्स का साइज ज्यादा बड़ा होगा उससे वो लाइट जो होता है वो लाइट को स्कैटर करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब तुम्हें पता है कि इसमें पार्टिकल्स का साइज कितना है, ओनली 1 नैनोमीटर, जो कि बहुत ही माइन्यूट है, तो ये क्या करेगा, लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाएगा। बट इन केस ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि इसमें पार्टिकल के साइज तो हमें नेक्ड आई से ही विजिबल हो रहे हैं, ठीक है, 1000 नैनोमीटर से बड़े साइज के होते हैं, तो ये क्या करता है, लाइट को मैक्सिमम स्कैटर्ड करता है। और कोलाइड्स जो कि पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, ये थोड़ा कम स्कैटर्ड करते हैं, बट इनमें भी कैपेबिलिटी होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, फॉग जो होता है, मिस्ट जो होता है, ठीक है, कभी आपने कार लाइट को देखा होगा तो वो कितनी स्कैटर्ड सी नजर आती है फॉग और मिस्ट में, तो वो किसकी वजह से होती है, ठीक है, तो इनके पार्टिकल्स के साइज की वजह से होती है। जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, एयर में सस्पेंडेड हो जाते हैं, उसकी वजह से फॉग या मिस्ट बनता है। ठीक है, और जो वो हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नजर आती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, क्योंकि इसे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जॉन टिंडल, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और इसके बारे में, इसके पार्टिकल्स के बारे में स्टडी। देखो यहाँ पर स्टेडियम में जो लाइट दिख रही है, ठीक है, किस तरह से फैली हुई है, स्कैटर्ड हुई पड़ी है, तो इसका भी रीजन क्या दे रखा है इन्होंने, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना एयर में, उसकी वजह से ये लाइट टकराएंगी और यहाँ पर ये स्कैटर्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें अब जो दो चीजें हमें नोट करनी है, वो है कॉम्पोनेंट्स ऑफ कोलाइड। जो कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं उसके दो कॉम्पोनेंट बनेंगे, एक होता है डिस्पर्स फेस और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस आपको समझना है। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, यानी कि वो पार्टिकल जो कि डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, ठीक है, और मीडियम जिसमें वो डिस्पर्स्ड फेज को शो कर रहे हैं, यानी कि जिसमें वो सस्पेंडेड है, वो पार्टिकल रुके हुए हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो आपको डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आपको याद करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे इमल्शन। ठीक है, इमल्शन क्या होता है, इसमें डिस्पर्स फेज ऑयल एंड वाटर का यूज किया जाता है। आप एक बार ऑयल को आप डिस्पर्स फेज के रूप में यूज कर सकते हो और सेकंड टाइम डिस्पर्स मीडियम के रूप में। ठीक है, अब ये जो प्रैक्टिकली है हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन सी चीजें, कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया है मिल्क और वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम जो कि आपके मेकअप रिमूविंग क्रीम वगैरह होती है ना, वो है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल, ऑयल इन वाटर का। ठीक है, तो ऑयल इन वाटर का मतलब है कि ये जो डिस्पर्जिंग मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम में ऑयल के पार्टिकल सस्पेंडेड है। ठीक है, कि अगर ये मेरा वाटर है तो इसमें बीच में क्या होंगे, यहाँ पर ऑयल पार्टिकल्स। तो ये समझ लो कि जो डिस्पर्जिंग मीडियम है उसका अमाउंट ज्यादा होगा और डिस्पर्स फेज है उसका अमाउंट कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जो आता है, जैसे हम बटर वगैरह जो घर में यूज करते हैं या बॉडी लोशन या कोल्ड क्रीम वगैरह चीजें यूज करते हैं, इसमें आपको ज्यादा क्या, ऑयल ही यूज होता है। ठीक है, ऑयल आपको ज्यादा आता है हाथों में, तो ये क्या है, वाटर इन ऑयल, यानी कि जो डिस्पर्स फेज जो कम अमाउंट में यूज हो रहा है वो क्या है, वाटर, और जो ज्यादा अमाउंट में यूज किया जा रहा है वो ऑयल है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो मेडिकल की चीजें होती हैं, दवाइयां वगैरह बनाई जाती हैं, उनकी जो ग्रीसीनेस, जो चिपचिपापन है, अगर उसको कम करना है तो इमल्शन बना दिया जाएगा। ठीक है, इमल्शन में जैसे कि हमारा जो वैनिशिंग क्रीम होता है या फिर मिल्क होता है, जो क्लीनिंग क्रीम होता है, उसको आप टच करके देखो वो चिपचिपा नहीं होता। बट जो बॉडी लोशन वगैरह होते हैं ये चिपचिपे होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ऑयल का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, और जो वैनिशिंग क्रीम है उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है और ऑयल का अमाउंट कम होता है। तो एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा भी, चलिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं पॉज एंड पॉन्डर के। ठीक है, क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल फ्लोटिंग इन द एयर। बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट द सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर डू यू थिंक क्लाउड्स आर एंड व्हाई। देखो क्लाउड में उन्होंने दे दिया क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है या आइस है, फ्लोट कहाँ कर रहे हैं, एयर में, तो एयर का अमाउंट वैसे भी ज्यादा है, तो वो क्या होगा आपका डिस्पर्जिंग मीडियम।
ठीक है, और जिसके पार्टिकल सस्पेंडेड है वो क्या कहलाएंगे? डिस्पर्स्ड फेज, राइट। और ये क्या है? डिस्पर्जन मीडियम। तो ये क्या बना आपका? इमल्शन बना, और इमल्शन आपका किस में आता है? कॉलॉइड्स में, राइट। Why do cities with a lot smoke and dust in the air often look hazy? Hazy क्यों लगता है? Due to the scattering of light. नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले इसका नेचर। नेचर क्या होता है इसका? सॉल्यूशन का नेचर क्या है? होमो, ठीक है। सस्पेंशन का क्या है? हेट्रो। और कोलॉइड्स भी क्या होते हैं? हेट्रो, ठीक है। पार्टिकल साइज की बात करें तो सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, कि इससे भी छोटे साइज के होते हैं। सस्पेंशन का क्या होता है? मोर देन 1000 नैनोमीटर। और इन दोनों के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 1000 के बीच में, वो कौन है? कोलॉइड्स है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी इसमें क्या होता है? पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, तो नॉट विजिबल, ठीक है। सस्पेंशन में विजिबल होते हैं, सस्पेंशन में पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है। कोलॉइड्स में भी विजिबल नहीं होते, जैसा सॉरी इसमें यस, इसमें क्या लिखना है? यस लिखना है, इसमें विजिबल होते हैं। सेपरेटिंग बाय फिल्ट्रेशन, देखो फिल्ट्रेशन से सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं, नहीं, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, वो फिल्टर पेपर के पोर से पास हो जाएंगे। सस्पेंशन में यस, इसमें हम कर सकते हैं, कोलॉइड्स में भी हम नहीं कर सकते। सेटिंग, ठीक है, पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है तो वो पूरे के पूरे जो सॉल्वेंट है उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, तो ये सेटल्ड नहीं होंगे, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बड़ा होता है, ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से बॉटम में सेटल्ड हो जाएंगे, और कोलॉइड में भी सेटल्ड नहीं होते। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर कोएगुलेशन के बाद ही पार्टिकल सेटल होके बॉटम में सेट होते हैं। टिंडल इफेक्ट, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है इसलिए कोई टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट शो होता है, यस, पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो इसमें टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और कोलॉइड्स में भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। चलो इसकी मैं एक आपको टेबल दिखा देती हूँ, आप उसे अच्छे से लर्न कर ले और नोट कर ले, ठीक है। तो ये जो है मैंने अच्छे से आपको टेबल, ये कलरफुल यहाँ पर इमेज आपको शो कर दी है, आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इससे भी रिलेटेड आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं फाइनल एग्जाम में।